जयपुर के दोनों नगर निगमों की वर्किंग कमेटियां जल्द ही बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस मलमास समाप्ति का इंतजार करें और जैसे ही मलमास खत्म होगा उसके बाद कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। इसीलिए संक्रांति के बाद ही नई कमेटियों की घोषणा होने की संभावना है। ग्रेटर और हेरिटेज निगम में कुल 50 कमेटियां गठित हो सकती हैं। बात अगर ग्रेटर की जाए तो ग्रेटर में 26 और अगर बात हेरिटेज की जाए तो हेरिटेज में 22 कमेटियों का गठन होने की चर्चा है। हर विधायक से चेयरमैन के लिए मांगे गए हैं 4 पार्षदों के नाम। ऐसे में हेरिटेज में कांग्रेस में लौट कर आए 7 निर्दलियों को चेयरमैन बनाए जाने की चर्चा है। यानी कि मकर संक्रांति के बाद नगर निगम के अंदर जो कमेटी बननी है उस पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये इंतजार कर रही है कि मलमास खत्म हो, उसके बाद शुभ कार्य की शुरुआत की जाए। अगर बात दोनों निगम की जाए तो 50 कमेटियां दोनों में बनाई जा सकती है। बात ग्रेटर की जाए तो 26 और हेरिटेज में 22 कमेटियों का गठन होने की चर्चाएं। वहीं जयपुर ग्रेटर के पार्षदों को 10,000 भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ग्रेटर निगम की साधारण सभा 15 जनवरी तक होने की संभावना है। दोनों नगर निगम पहली साधारण सभा की तैयारियों में लगे हुए हैं। हेरिटेज निगम की तरफ से 11 जनवरी को साधारण सभा की बैठक होगी। इस दौरान माना जा रहा है कि 10,000 से 12,000 रुपए मासिक जो भत्ता है वो दिया जा सकता है। अभी 3,750 रुपए पार्षदों को भत्ते के रूप में मिलते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मौजूदा बजट और आगामी बजट भी अनुमोदन है और स्वीकृति के प्रस्तावों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो भत्ता है उसको 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। और अब बात करते हैं तबादलों के तोहफे की, क्योंकि शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देर रात शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई और एक ये जंबो लिस्ट कही जा सकती है, क्योंकि विभिन्न विषयों के 4,391 लेक्चरर, 1,151 प्रिंसिपल के तबादले किए गए हैं। इस दौरान 74 प्रधान अध्यापकों की भी तबादला सूची के अंदर नामों का लिस्टिंग किया गया है। 4 जनवरी की तारीख में सूचियां अपलोड की गई, यानी कि बैकडेट के आधार पर इनको अपलोड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तबादले वाले शिक्षकों को आज ही रिलीव करने के भी आदेश दे दिए जाएं। इसका मतलब ये कि जल्दी उन्हें जहां पर तबादला किया गया है वहां जाकर ज्वाइन करना है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। यहां भी तबादले हुए हैं। दरअसल 145 चिकित्सक, 6 डीसीओ के तबादले किए गए हैं। आचार संहिता के चलते बैकडेट के अंदर ये तबादले किए गए हैं। 31 दिसंबर के डेट से तबादला सूची जारी की गई है। शासन उप सचिव संजय कुमार के आदेश के बाद ये सूची जारी की गई। सूची में पूर्व में किए गए तबादलों के संशोधन भी शामिल किए गए, यानी कि 145 चिकित्सक ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं, 6 डीसीओ हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आचार संहिता क्योंकि राजस्थान में लग चुकी है, ऐसे में बैक डेट के आधार पर यह तबादले किए गए और 31 दिसंबर की डेट से यह तबादला सूची जारी की गई। शासन उप सचिव संजय कुमार के आदेश पर यह सूची जारी की गई। वहीं रीट 2021 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कोरोना के कारण परीक्षा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की। रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 8 फरवरी रखी गई है। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। बोर्ड की वेबसाइट से 14 अप्रैल से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। एक लंबा इंतजार रीट से जुड़े अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकायदा टाइम टेबल भी इसका जारी कर दिया गया है कि कब आपको जो फॉर्म है वो जमा कराना है। आवेदन की अंतिम तारीख 6 फरवरी है और चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक में शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तारीख है वो 4 फरवरी निर्धारित की गई। बोर्ड की वेबसाइट से 14 अप्रैल वो तारीख होगी जब से आप प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकें। इस दौरान रोडवेज बसों की तरफ से एक खुशखबरी, क्योंकि रोडवेज बसों में परीक्षार्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। रोडवेज प्रशासन ने निःशुल्क यात्रा को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है। आरपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और यूपीएससी के परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी।
परीक्षा देने के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा वो कर सकेंगे। अभी तक इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों को ही ये सुविधा दी जा रही थी। पिछले 1 साल के दौरान 30 लाख टिकट राशि की यात्रा की अभ्यर्थियों ने, अब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भी ये सुविधा मिल सकेगी। रोडवेज प्रशासन ने 11 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च का प्रस्ताव भिजवाया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अभ्यर्थियों को ये सौगात मिल पाएगी, यानी कि अगर आप एग्जाम देने के लिए घर से निकल रहे हैं तो आपको टिकट की टेंशन नहीं है। आप किसी भी रोडवेज बस को पकड़िएगा और उसके बाद अपने एग्जाम सेंटर तक, परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएगा। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। अगर वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलती है तो छात्रों के लिए एक बड़ी खबर। वहीं शिक्षा की दहलीज पर एक बड़ा कदम, शिक्षा के प्रति सोच बन रही सकारात्मक। पहली कक्षा में सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने वाले सबसे ज्यादा बच्चे बाड़मेर जिले में हैं। बाड़मेर जिले में 42,917 पंजीयन नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए उदयपुर की, तो उदयपुर में भी 34,813 बच्चों ने प्रवेश लिया है। तो ये देखिए एक बड़ी खबर इसलिए कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, उनके माता पिता का रुझान बढ़ रहा है। बाड़मेर जिले में 42,917 पंजीयन नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए हुए हैं। उसके अलावा अगर बात उदयपुर की जाए तो उदयपुर में यह आंकड़ा 34,813 बच्चों का है, जिन्होंने सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है। और अब बात करते हैं राजस्थान के बजे डंके की, क्योंकि कैट के टॉपर्स में राजस्थान का दबदबा दिखाई दिया है। कुल 9 छात्रों ने इस बार 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं, यानी कि 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। इनमें 3 छात्र राजस्थान के हैं, 6 टॉपर्स छात्र अन्य राज्यों से हैं। टॉपर्स में छात्रों का दबदबा रहा है और राजस्थान के छात्र लगातार परचम लहराए हैं, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन हो। राजस्थान के छात्र तेजी से न सिर्फ एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए बल्कि परीक्षाओं को टॉप करते हुए। नए साल में जोधपुर को मिलेगा बड़ा तोहफा। मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज अब विश्वविद्यालय बनेगा। कॉलेज को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग किया जाएगा। शीघ्र ही विधानसभा में इसका एक्ट पारित करवा दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने 2020 के बजट में कॉलेज को अपग्रेड करने की घोषणा की थी। इस दौरान जेएनबीयू से कॉलेज के अलग होने की पुष्टि उच्च शिक्षा विभाग ने कर दिया, यानी कि जल्द ही ये पुष्टि होने के बाद विधानसभा के अंदर जो एक्ट है उसको पारित करा दिया जाएगा और एक्ट पारित होने के साथ ही मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय बन जाएगा। और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के मिशन साउथ की। धार्मिक आयोजन के साथ दक्षिण फतह की तैयारी में है बीजेपी। तमिलनाडु में पोंगल मनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 14 जनवरी को मनाया जाता है तमिल समुदाय का विशेष त्योहार पोंगल। गिरियाचोर रामास्वामी की तुगलक पत्रिका के वर्षगांठ समारोह में भी शाह हिस्सा लेंगे। पोंगल और जलीकट्टू के इस विशेष त्योहार में कई राष्ट्रीय नेता पहुंच सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 15 जनवरी को एक जलीकट्टू कार्यक्रम में ये दोनों नेता हिस्सा ले सकते हैं। और अब आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। बंगाल में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है शिवसेना। दरअसल 100 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार सकती है शिवसेना। बंगाल में ओबीसी की एआईएमआईएम की एंट्री से टीएमसी के लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है और उसी तरह शिवसेना की एंट्री से बीजेपी को लग सकता है जोर का झटका, क्योंकि ऐसी संभावना है कि शिवसेना के लड़ने से हिंदू वोट बीजेपी और शिवसेना के बीच में बढ़ सकते हैं। यानी कि जो राजनीति बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, अब वही कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुकी है। और अब बात करते हैं अधीर रंजन चौधरी की। उनके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी कब तक रहेगी, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी नेता भी है और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा भी वो संभाल रहे हैं। आगामी दिनों में बंगाल चुनाव और बजट सत्र दोनों हैं। ऐसे में पार्टी अधीर रंजन चौधरी को किस पर फोकस करने देगी, अभी तक ये तय नहीं हुआ। बंगाल की राजनीति संभालेंगे या फिर दिल्ली में संसदीय राजनीति करेंगे अधीर रंजन चौधरी, कंफ्यूजन है।
क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारियों पर फोकस करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी दिल्ली में एक फुल टाइम संसदीय नेता की डिमांड रही है और पार्टी आलाकमान को जल्द से जल्द अपना स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर करना हो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान हमला बोलते हुए कहा गया कि हमने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन धान ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है। केंद्र पर राजीव गांधी न्याय योजना को बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान कहा गया कि केंद्र चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, लेकिन राज्य में राजीव गांधी न्याय योजना बंद नहीं होगी। बिहार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह का एक बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। 19 विधायकों में से 11 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मगर चुनाव जीत गए हैं। ये लोग पैसा देकर टिकट खरीदे और अब विधायक बन गए हैं। संख्या बल से अपने आप को मजबूत करने के लिए एनडीए लगातार प्रयासरत है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने भरत सिंह के बयान को खारिज कर दिया। और अब बात करते हैं प्रणब दा की, क्योंकि उनकी आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में चौंकाने वाला दावा सामने आया। उनकी किताब में लिखा है कि नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने का ऑफर ठुकरा दिया था। दरअसल नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। इस दौरान यह भी इस किताब में लिखा गया है कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल 8 जनवरी को देश भर में फिर होगा ड्राई रन। हर जिले में 3 चिकित्सा संस्थानों में होगा ड्राई रन। जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, अर्बन पीएससी सहित रूरल पीएससी में भी ड्राई रन किया जाएगा। एक बार पहले ड्राई रन हो चुका है, लेकिन एक बार अब फिर से ड्राई रन किया जाएगा, ताकि जो छोटी मोटी कमी पिछले ड्राई रन के दौरान रह गई उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि देश वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए एक बार फिर से ड्राई रन करने की तैयारी की जा रही है। वहीं राजस्थान के अंदर 3 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। इसीलिए हर कोई कह रहा है सलाम राजस्थान। पिछले 10 माह में 3,10,675 मरीज कोरोना से ग्रसित हुए। इनमें से 3,126 मरीज ठीक होकर फिर से घर लौट आए। यानी राजस्थान में रिकवरी रेट 96.3% रहा है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीज जो हैं उनकी ग्राफ में तेजी से कमी आ रही है। रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। 4 जनवरी की बात की जाए तो 4 जनवरी को महज 397 पॉजिटिव केस ही पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन से कारोबारियों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग सुस्त हो गई है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ गई है। किसान आंदोलन की वजह से 1.5 माह में कारोबार करीब 50% तक घट चुका है। ऑर्डर के बावजूद डिलीवरी नहीं हो पा रही। ट्रांसपोर्टर हर खेप पर 3,000 से 3,500 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि कई जगह पर हाईवे रुके हुए हैं, बाधित है, और ऐसे में काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टर पर खर्चा बढ़ रहा है और ये खर्चा अब मैन्युफैक्चरर पर बढ़ रहा है। 3,000 से 3,500 रुपए ज्यादा उनसे लिए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर चिंता जताई। अब तक कोई हल नहीं निकलने से सीजीआई ने चिंता जताई और कहा कि हालात में अभी भी कोई सुधार नहीं हुए। कृषि कानूनों की सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई होगी। सभी अर्जियों पर 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। उस दिन एक साथ सुप्रीम कोर्ट तमाम अर्जी जो है उन पर सुनवाई करेगा।
वहीं लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी है। लव जिहाद पर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया, और लव जिहाद पर अभी हाईकोर्ट का रुख करें, ये भी सीजीआई की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अभी हम याचिका को इसलिए खारिज करें क्योंकि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। अगर हाईकोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट ना हो, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने पूरी की जयपुर की बेटी की ख्वाहिश। अब जरा सोचिए रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि जयपुर की अंशु ने ट्विटर पर राजनाथ से हिमाचली टोपी की मांग की थी और राजनाथ सिंह ने जयपुर की बेटी के घर ये तोहफा भिजवा दिया। आप यकीन करेंगे, महज एक सप्ताह के अंदर अंशु की इच्छा पूरी कर दी गई। दरअसल राजनाथ सिंह की एक फोटो ट्वीट हुई थी। त्रिपुरा सीएम की ओएसडी संजय मिश्र ने हिमाचली टोपी पहने फोटो ट्वीट की थी। अंशु ने इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए हिमाचली टोपी की इच्छा जाहिर की और राजनाथ सिंह ने अंशु को एक सप्ताह के अंदर ही हिमाचली टोपी भिजवा दी। और अब बात करते हैं बड़े दिलवाला की, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रईस ने दान किए 73.1 करोड़ रुपए। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस बने 2020 के दानी नंबर 1। बेजोस ने ये राशि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए दान की है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक बेजोस की संपत्ति 13.74 लाख करोड़ रुपए है। और एक बेहद चौंकाने वाले दावे का रुख करते हैं, क्योंकि इसरो के बड़े वैज्ञानिक का दावा है कि अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व निदेशक तपन मिश्रा, उन्होंने दावा किया है कि 2017 में उन्हें जहर दिया गया था। बेंगलुरु में प्रमोशन इंस्टीट्यूट के समय नाश्ते में मिलाकर यह जहर दिया गया था। दरअसल घर पर जो आर्सेनिक देते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, लेकिन जो जहर उन्हें दिया गया वो एक इनऑर्गेनिक आर्सेनिक था। आप जानते हैं इसकी एक मात्रा किसी इंसान को मारने के लिए काफी होती है। तपन मिश्रा ने दावा अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए किया है। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की, क्योंकि माउंट आबू में एक बार फिर से तापमान में गिरावट महसूस की गई है। -2 डिग्री के करीब तापमान पहुंचा है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और सर्दी के सितम के चलते सामान्य जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आया। इस दौरान सर्द हवाएं चल रही हैं, बादल छटे तो तापमान गिर गया है। 4 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। अब लोगों के पास 2 विकल्प हैं, गर्म कपड़े पहने और अलाव का सहारा।